गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले 2 वीडियो में उपसर्ग, प्रत्यय इनके बारे में जाना था। आज हम इस पाठ का अंतिम भाग समास पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत समास का अर्थ, समास के प्रकार और इनके विग्रह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त करने का ढंग। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना भी कला है। एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है तब उन शब्दों को मिलाने की विधि ही समास कहलाती है। उदाहरण, राजा का कुमार। अगर हम इसे संक्षिप्त में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? राजकुमार। दिन और रात, तो क्या बोलते हैं हम लोग? दिन रात। समस्त पद। समास रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। अब आपका आता है समास विग्रह क्या है? जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद है आपका देशभक्त। समस्त पद माने एक शब्द। अब हमने जब इसको अलग अलग किया तो इसमें क्या हो जाएगा? विभक्ति चिन्ह लग जाता है। देश का भक्त। इसी तरह यश प्राप्त, यश को प्राप्त। राजपुत्र, राजा का पुत्र। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला तत्पुरुष समास। सेना का नायक। 1 वर्ड में क्या हो जाएगा? सेना नायक। रेखांकित, रेखा से अंकित। सेना नायक तथा रेखांकित। समस्त पदों में दूसरा पद प्रधान है। दूसरा पद कौन सा? नायक और इधर अंकित। सेना नायक सेना का नहीं, नायक का बोध करा रहा है। नायक माने कोई एक व्यक्ति होगा, वो किस में है? सेना में है, तो प्रधान क्या हुआ? नायक। रेखांकित में रेखा की ओर नहीं बल्कि रेखा से अंकित की ओर संकेत है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौड़ हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। आपने क्लास 6 में विभक्ति चिन्ह पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से उसको विभक्ति चिन्ह या परसर कहते हैं। जैसे देश का, देशवासी, देश का वासी। यहाँ का क्या है? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है। अगर हम इसको 1 वर्ड में बोलेंगे तो ये बनेगा देशवासी। का यहाँ लुप्त हो जाएगा। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह भी परसर्ग की तरह ही लुप्त हो जाता है। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। अब यहाँ पर ढोने वाली पूरा शब्द क्या हो गया? लुप्त हो गया। क्या बन गया ये? मालगाड़ी। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। अब में डूबा हम नहीं बोलते हैं आमतौर पर, हम लोग क्या बोलते हैं? दही बड़ा। 1 वर्ड है ये। इसी तरह से यहाँ पर मैंने और भी आपको 2 उदाहरण दिए हैं। दूसरा आएगा अब आपका कर्मधारय। अब तत्पुरुष समास के भी 2 भाग होते हैं, एक कर्मधारय और दूसरा द्विगु। सबसे पहला है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का
पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं? जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे नील गाय, नील यहाँ क्या है? विशेषण, और गाय क्या है? विशेष्य। यहाँ गाय की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है। इसी तरह महाजन, महा विशेषण है और जन क्या है? विशेष्य है। इसी तरह और भी उदाहरण मैंने आपको इसके यहाँ दिए हैं, जैसे नीलकमल, श्वेतांबर। इसमें नीलकमल नीला है जो कमल, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान का आपस में संबंध भी हो सकता है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, माने जब किसी को गुस्सा आता है तो वो कैसे लगता है? जैसे कोई आग सी जल रही हो। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। ठीक है। अब आपका आता है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद माने पहले वाला पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, त्रि माने क्या है? ये तीन संख्यावाचक विशेषण है। भुवन क्या है? विशेष्य है। चार पाई, तो यहाँ पर पहला पद क्या हुआ? संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। और पाई क्या हुआ? विशेषता हो गया। तो किसकी विशेषता बताई गई? चार पाई की। कि कितने पाए हैं उसके? चार। अब नवरात्र, नव माने नौ, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नौ रात्रियों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। चार यहाँ क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। जहाँ पर भी पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और तथा या आदि समुच्चय बोधकों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। माने इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। माता पिता। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो अथवा जहाँ शब्द की आवृत्ति के कारण समस्त पद ही अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। विग्रह करते समय उत्तर पद पहले तथा पूर्व पद का अर्थ बाद में लिखा जाता है। उदाहरण, आज जन्म, विग्रह क्या होगा? जन्म से लेकर। यहाँ पर जन्म का पहले अर्थ लिया गया और आ का बाद में। बेमतलब, मतलब के बिना। बहुव्रीहि समास, जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौण हों और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे प्रधान पद के बारे में बताएं वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। लंबोदर, ये समस्त पद है। अब इसका विग्रह करेंगे। लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश। इसमें ना पूर्व पद लंबा प्रधान है ना उत्तर पद उदर, बल्कि कौन प्रधान है? गणेश प्रधान है। इसी तरह आपको यहाँ और भी उदाहरण दिए गए हैं। कुछ समस्त पद ऐसे भी होते हैं जो बहुव्रीहि और कर्मधारय तथा द्विगु दोनों समास भेदों में समान रूप से पाए जाते हैं। नीलकंठ, विग्रह करेंगे। नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय भी हो सकता है। नीला है कंठ जिसका,
अर्थात शिव, ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला और अंबर ये किस क्या होगा? कर्मधारय में आएगा। पीला है अंबर जिसका, माने जिसके वस्त्र पीले हैं। कौन? श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है, ये बहुव्रीहि हो जाएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय में आएगा। महान है आत्मा जिसकी, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति, बहुव्रीहि में आएगा। इसी तरह मैंने आपको यहाँ और भी उदाहरण दिए हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? समास पढ़ा, समास के अर्थ पढ़े, समास के कितने भाव होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी समास, बहुव्रीहि समास, इन सबको विशेषता पढ़ी, इनको पहचानने के नियम पढ़े। अब आपको अभ्यास कार्य दिया जा रहा है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। दिए गए शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखें। यथादेश, यश प्राप्त, नीलकंठ, आजीवन, खेलकूद, तुलसीकृत। दूसरा है, दिए गए पदबंधों के समस्त पद बनाएं। बिना जाने, सुख और दुख, यज्ञ के लिए शाला, आधा पका हुआ। सभी कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है और नियमित रूप से करना है।